प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत जापान संवाद को किया संबोधित। कहा, इस मंच ने युवाओं के बीच भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए किया बड़ा काम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जनवरी के किसी भी सप्ताह में शुरू किया जा सकता है कोविड टीकाकरण। बुरा दौर बीता, लेकिन सतर्कता अभी भी है जरूरी। नए कृषि कानूनों को लेकर दूर हो रहा है किसानों का भ्रम। कल कई किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष ने फैलाया कृषि कानूनों को लेकर भ्रम। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण, लिया सुविधाओं का जायजा। अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत जापान संवाद को संबोधित किया। इस संवाद को निरंतर समर्थन देने के लिए जापान सरकार का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मंच ने खास तौर पर युवाओं के बीच भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के लिए एक पुस्तकालय निर्माण का भी प्रस्ताव दिया। I would like to propose the creation of a library of all such traditional Buddhist literature and scriptures. We will be happy to create such a facility in India and will provide appropriate resources for it. The library will collect digital copies of all such Buddhist literature from different countries. It will aim to translate them and make them freely available to all monks and scholars of Buddhism. The library will not only be a depository of literature, it will also be a platform for research and dialogue, a true samvad between human beings, between societies, and between man and nature. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड टीकाकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में भारत में कोविड टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना का सबसे बुरा दौर संभवतः बीत चुका है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। I feel that the worst may probably be over, but with a strong, note around caution that we need to be very, very strictly following the COVID appropriate behavior. We cannot afford to relax on that front. So the major tool against COVID for achieving success in this fight will ultimately be this mask and of course hand hygiene and the physical distance that we are all supposed to follow. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट हमारे देश में है। Significantly in a declining phase. I say that because right now you have just about 3 lakh active cases in the country. A few months back you had almost 10 lakh cases. Out of over 1 crore cases that have happened, 95 lakh 50,000 more than that have already recovered, gone back home. We are having the highest recovery rate in the whole world, between 95 and 96.
नए कृषि कानूनों को लेकर भाजपा लगातार किसानों के बीच जा रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी किसानों से संवाद किया। तो वहीं दिल्ली के कोडली में एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के आसपास के 9 गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन के नेता मिलने पहुंचे। किसानों ने कहा कि पहले नए कानूनों को लेकर वो भी भ्रम में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से किसानों को समझा रहे हैं, उसके बाद हमने इन कानूनों को समझा है और अब हम इस कानून को लेकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हमारे अंदर भी इस बिल के प्रति भ्रम था, भ्रम नहीं संदेह था। लेकिन जब हमने परसों माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, जब उन्होंने 130 करोड़ की भारत की जनता को संबोधित किया और गारंटी दी, संबोधित ही नहीं, उन्होंने गारंटी दी कि जो भ्रम फैल रहा है उसकी मैं गारंटी लेता हूं, ये भ्रम है, भय है। उस दिन से फिर हमारा विचार बदला, फिर हमने कहा इस बिल का हम समर्थन करते हैं। एक बार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब शुरू में शुगर मिल से अकाउंट में शुरू हुआ था पेमेंट आना, उससे पहले कैश में मिलता था, किसान आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा। लेकिन बाद में किसान को पता लगा कितनी अच्छी चीज है, कितनी सुविधा है कि मेरे अकाउंट में सीधा पैसा आ गया। तो कुछ कानून को कहीं पर पहुंचने में समय लगता है और ये कानून भी उनमें से एक है कि जब ये समय लगेगा और जमीन पर पहुंचेगा तो किसान इस कानून की अच्छाई का किसान को जब पता लगा। कृषि कानून के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कृषक भाइयों से संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने और खेती में खुशहाली लाने का काम कर रही है। भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है। भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं आई कि उसकी अटूट निष्ठा और उसका अटूट जो विश्वास है वह प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी किसान पंचायत के जरिए किसान कानून के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच जा रही है। इस सिलसिले में कोडली में आयोजित एक किसान पंचायत में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि नए कानून से एमएसपी खत्म नहीं होगी, बल्कि खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचने से किसान को लाभ मिलेगा, क्योंकि खुले बाजार से प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ता को ही मिलता है। जो कानून का विरोध कर रहे हैं वो बिचौलिए हैं, किसान नहीं। जो छोटे किसान है, जो बाजार में जिनका शोषण होता था, मंडियों में जिनका शोषण होता था और बिचौलिए उसका फायदा उठाते थे, आज वही बिचौलिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इस पंचायत को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार पर सभी का भरोसा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर बिल की कॉपी फाड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद द्वारा पारित किया हुआ तीनों जो अधिनियम है, कृषि संशोधन अधिनियम, विधान परिषद में उसको बार बार से फाड़ना और फाड़ करके दिखाना, इतनी ओछी हरकत, शर्मसार करने वाली हरकत। दिल्ली में कुल 365 गांव हैं। भाजपा ने हर जगह जाकर किसान कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने का बीड़ा उठाया है। वहीं दिल्ली से अन्य राज्यों के साथ लगने वाली सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से यातायात का मार्ग परिवर्तित किया गया है और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कन्नौज के सौरिक में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने किसान बिल पर चल रहे आंदोलन को लेकर कहा कि विपक्ष अपनी राजनीति एजेंडे को मजबूत करने के लिए किसानों को गुमराह कर रहा है। किसान आंदोलन में नहीं बल्कि खेतों में किसान बुआई कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसान बिल से किसानों का हित मजबूत होगा, किसान और व्यापारी के बीच सीधे संपर्क होगा, जिससे किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। एमएसपी और मंडी कभी बंद नहीं होगी। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री बार बार देश के किसानों को आश्वस्त करा चुके हैं और आश्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो वो किसानों को भड़का रहा है। वहीं कन्नौज के किसानों ने बताया कि किसान बिल किसानों के लिए बहुत अच्छा है, वो अब कहीं बाध्य नहीं रहेगा। अच्छे दाम जहां मिलेंगे वहां अपनी फसल बेच सकेगा। आंदोलन में किसान नहीं, बिचौलिया बैठे हैं, किसान खेतों में है। ऐसा नहीं है जो किसान ना हो, या तो किसान बिल जो आया है पूरी तरीके से देश में रहने वाले किसानों के हित में रखते हुए ये किसान बिल आया है। आपने देखा कि किसानों पर चर्चा करने के लिए मेरी सरकार पूरी तरीके से तत्पर और लगातार प्रयास भी कर रही, चर्चा भी कर रही।
अगर जो किसान बिल में कहीं किसान विरोधी कहीं कुछ होता है तो उसके लिए सरकार संशोधन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसान इस बिल से नाराज है। जो ये किसान बिल लेकर आए हैं ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं, वो बीच के बिचौलिए हैं और इस बिल से उन बिचौलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, पर इस बिल से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस बिल के लिए हम माननीय श्री मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। रामपुर कृषक एफपीओ अपने 2000 किसान सदस्यों के साथ लेमन ग्रास उगाकर और किसानों से लेमन ग्रास खरीदकर विभिन्न लेमन ग्रास आधारित प्रोडक्ट बना रहा है, जिनकी आकर्षक स्टॉल हुनर हाट में लगाई गई है। एफपीओ के प्रेसिडेंट अमित वर्मा ने कोसी ग्रीन्स टी नाम से तैयार की गई लेमन ग्रास टी को तैयार करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अपने अनोखे स्वाद के लिए मार्केट में जानी जा रही है। इसके अलावा पूर्व में अमीरात एयरलाइंस के शेफ रहे आफ्ताब आलम द्वारा एफपीओ से जुड़कर तैयार की जा रही स्वीट डिश भी हुनर हाट में काफी सराही जा रही है। कृषक एफपीओ के स्टॉल नंबर 207 पर एफपीओ के प्रेसिडेंट अमित वर्मा से लेमन ग्रास, सेफ्रॉन, ऑलिव टी, लेमन ग्रास जिंजर, तुलसी, लेमन ग्रास जिंजर हनी के साथ साथ काले गेहूं और काले चावल आदि उत्पादों के बारे में जानकारी ली। आए थे, आज भी करीब आधा दर्जन किसान आए जिनको हमने बताया और उनके शंकाएं हमने दूर की। हमें पता है कि एक आदमी जाकर वहां कम से कम 10 लोगों को ये शंका दूर करेगा तो इससे एक माहौल बदलेगा। और एफपीओ जमीन पे जुड़ के उनको लाभ दे रहा है। अपनी सब्जी, दूध और फल के लिए हमने कोल्ड स्टोरेज खोला है। जब मंडी में आवक बहुत कम होगी तो वो हमारे यहाँ रख सकता है और जिस दिन रेट ज़्यादा होगा उस दिन वो उसको बेच सकता है। ऐसे ही हमने अनाज के लिए किया है। अब किसान अपना धान नहीं, अपना चावल हमारे साथ रख के उचित दामों पर बेच सकेगा। तो ये कहीं ना कहीं सुविधा उस बिल में भी है, जिसको काम को हम लोगों ने यहाँ शुरू किया है। आज 2000 किसानों को जोड़कर उनके खेत में लेमन ग्रास हमने लगवाई है। हम उनसे खरीदते हैं, उसको खरीदने के बाद उत्पाद बना के फिर हम उनको लाभ दे रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने जनपद शामली के गांव मारूखेड़ी में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया। जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। जिला प्रशिक्षण संस्थान न होने से प्रशिक्षण के लिए मुजफ्फरनगर जाना होता था, लेकिन शामली में ये तैयार होने के बाद जिले के शिक्षकों को अब प्रशिक्षण के लिए मुजफ्फरनगर नहीं जाना पड़ेगा। शिलान्यास कार्यक्रम में गन्ना मंत्री ने क्षेत्र के लोगों को शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने विकास कार्यों की बदौलत देश में अलग पहचान कायम की है, गुंडागर्दी का खात्मा किया है और हर वर्ग का उत्थान और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार विकास की एक बौछार उत्तर प्रदेश के अंदर की है। और मैं कह सकता हूं बरसों से उत्तर प्रदेश को जिस विकास का इंतजार था उस विकास को देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे एमएसपी पर खरीद हो। उसके साथ साथ शिक्षा को सुदूर गांव तक शिक्षण संस्थानों को पहुंचाना, इसका प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उसी प्रयास की कड़ी में आज शामली जनपद 2011 में बना था, लेकिन अब तक यहाँ डाइट नहीं थी। और आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से शामली जनपद में डाइट मिली है। प्रयागराज से गंगा सागर तक 5100 किलोमीटर पदयात्रा पर निकली अतुल्य गंगा परिक्रमा के सदस्यों का दल कल अपने पहले पड़ाव में वाराणसी पहुंचा। इस अवसर पर पर्यटन विभाग व नमामि गंगे और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र द्वारा सभी पदयात्रियों को पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मेघालय व अरुणाचल के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा काशी क्षेत्र महेश श्रीवास्तव ने कहा कि अतुल्य भारत परिक्रमा के तहत निकली ये पदयात्रा काफी लंबी है और स्वच्छ गंगा मिशन में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। इस यात्रा द्वारा जगह जगह लोगों को जागरूक किया जाएगा। इंडियन आर्मी के पूर्व कर्नल मनोज केशवर ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि गंगा की सफाई में सरकार की भागीदारी के अलावा जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है, तभी हम मां गंगा को साफ कर सकते हैं।
दिसंबर को यहाँ से ये गंगा सागर जाएगी, गंगा सागर से दूसरे तट से गौमुख तक जाएगी और गौमुख से वापस प्रयागराज में 8 महीने की यात्रा है 5100 किलोमीटर की। इसका ध्येय ये है कि गंगा को साफ करने के 2 तरीके हैं, एक तो गवर्नमेंट इसको साफ करे और दूसरा जन इसको गंदा ना करे, हम सब लोग मिलकर इसको गंदा ना करें। जब ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारे हिसाब से गंगा साफ हो जाएगी। कछुओं की प्रजाति को बचाने के लिए बरेली के 18 साल के जीवनेश साहनी ने अ टर्टल्स डे आउट के नाम से एक कॉमिक्स लिखी है। ये कॉमिक्स बच्चों को कछुओं के प्रति जागरूक करती है। जीवनेश को ये कॉमिक्स लिखने की प्रेरणा टर्टल सर्वाइवल एलियंस के साथ जुड़कर मिली। उनके इस कॉमिक्स में गंगा के रास्ते रिहायशी इलाकों में पहुंचने वाले 2 कछुओं की कहानी है, जिन्हें गांव के बच्चे परेशान करते हैं। बाद में वो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। ये कहानी दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए ही लिखी गई ताकि वो कछुए जैसे जीव को संरक्षित करना सीख जाएं। जीवनेश की इस कॉमिक्स को नमामि गंगे योजना में पब्लिश किया गया है। इस कॉमिक्स का कई क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी में भी अनुवाद किया जा रहा है। स्टार्टिंग में इट टुक टाइम टू स्पीड अप, बट वही धीरे धीरे समझ में आया कि इट टेक्स टाइम। जब मैंने पढ़ना शुरू करा इसके बारे में तो फिर पता चला कि इसके साथ में कितना ज़्यादा थ्रेट है, मछुआरों के जाल में फंस जाता है, गांव में कितनी कम अवेयरनेस है लोगों के बीच में इस चीज़ के बारे में। क्योंकि टर्टल के बारे में आपको जनरल न्यूज़ में और मीडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम बाकी एनिमल जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, देयर इज सर्टेन सेंस ऑफ अवेयरनेस, बट टर्टल कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये काफ़ी बर्निंग इशू है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में उसी को करते हमने स्टोरी बनाई कि किस तरीके से एक मछुआरे के जाल में फंस जाता है, वो लेके जाता है, एंड हाउ इट इज़ द स्टोरी की बेसिकली the way of Ganga. The Ganga is गंगा नदी में बहुत सारे प्रजाति रहते हैं और टर्टल is very predominant species in the Ganga river, so it is very important to conserve it, and it is sort of like an indicative. It is a sentinel organism, so it is indicative of the purity of the river Ganga. So that's what we worked on, and this is the final product. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख डॉक्टर उत्तीय भट्टाचार्य ने प्रयागराज में कॉर्पोरेशन की अनेक योजनाओं की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तीय भट्टाचार्य ने इंडियन ऑयल के डिलीवरी हॉकर्स के द्वारा डिलीवरी के समय किन किन सावधानियों को परखा और जांचा जाता है, इसकी जानकारी दी। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैशलेस डिजिटल फ्री डिलीवरी चेक एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर 425 किलोग्राम का एलपीजी जंबो सिलेंडर को लॉन्च किया। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने का पूरा ध्यान रखता है और अब छोटे से लेकर बड़े से बड़ा सिलेंडर इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों को प्रदान कर रहा है। गैस का छोटू गैस लॉन्च होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो उम्मीदों से कैसे खरा उतरेगा? हम ना केवल एक नया प्रोडक्ट लेके आपके सामने आए हैं, मगर एक ये संदेश लेके आए हैं, ये आपके लिए छोटू है। छोटू क्या है? हमारे 5 केजी के जो सिलेंडर फ्री ट्रेड एलपीजी जो अभी कोई भी लेके जा सकते हैं हमारे रिटेल आउटलेट, किराना शॉप, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से अपना आईडी दिखा के, कोई भी आईडी दिखा के। तो ये छोटू इतनी कामदायक है कि मानो कि कोई यहाँ पे अभी माघ मेला होगा, वहाँ पे खाना पकाने के लिए आपको कोई टीम आया हुआ है, बस भर के आए, जो भी आएंगे ये छोटू हमारे वहाँ पे स्टॉल लगे हुए होंगे, वहाँ से लेके अपना खाना पकाए, फिर जाने का टाइम में सिलेंडर वापस करके अपना पैसा लेके चले जाए। जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं बड़े बड़े कॉलेज में, यहाँ पे हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट कराने के लिए 7-15 दिन के लिए आते हैं, या जो छोटे स्टॉल में कोई देखिए कचौड़ी बना रहे, जलेबी बना रहे, हलवाई छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, सब छोटू लेके काम करेंगे और उनको बचत भी होगा और उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। सो ये छोटू को पहले आपके सामने पेश करना, ग्राहक के सामने पेश करना आज का सबसे बड़ा उद्देश्य। सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना सर्दी के मौसम में गरीब असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। एटा जिले के गरीब तबके के लोग भी इस योजना से अछूते नहीं हैं।
जिले के छोटे से कस्बे में राजा का रामपुर में पीएम आवास योजना के तहत लगभग 300 गरीब उन लोगों को आवास मिले हैं जिनके पास जमीन तो थी, लेकिन उस जमीन पर मकान बनाने के लिए रुपए नहीं थे। इस योजना के तहत गरीबों को कड़ाके की सर्दी में रहने के लिए आवास मिलने से लाभार्थी सरकार को धन्यवाद देते दिखे। राजा का रामपुर कस्बे के आवास पाने वाले दिव्यांग सुरेश चंद्र ने बताया कि हमारे पास प्लॉट तो था जिसमें फूस का छप्पर पड़ा हुआ था, जिससे सर्दी के मौसम में बहुत परेशानी होती थी। अब मुझे पीएम आवास योजना के तहत आवास मिला है, जिससे हम अब सर्दी के मौसम में आराम से रहते हैं। वहीं कस्बे के रामेश्वर सिंह ने बताया कि हम इससे पहले जंगल में रहकर गुजर बसर कर रहे थे। हमारा प्लॉट कस्बे में था तो हमें पीएम आवास मिला और अब सुकून से रह रहे हैं। अब जंगल में तो में बसा दिया। आवास हमारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है हमने फॉर्म अप्लाई किया, उसमें हम जो है पात्र पाए गए तो उन्होंने जो हमें आवास दिया। बना था टूटा फूटा ऐसे ही बना था भैया। अब आप लोगों के प्रधानमंत्री ने मोदी भैया ने बना दिया, हमको आराम कर दिया भैया, परेशानी से दूर कर दिया हमको। जो बेहद ही गरीब किस्म के व्यक्ति थे उन लोगों को हमारी तरफ से आवास दिए गए। माननीय मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की योजना के अंतर्गत हम लोग कार्य कर रहे हैं और लगभग 350 आवास दिए गए हैं और 300 आवास पे अभी कार्य चालू है। 50 पर अभी कार्य बाकी रह गया है तो वो सुचारू रूप से चल रहा है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेलवे स्टेशन सहित कई रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर लोगों से हाल जाना। उन्होंने लोगों से रैन बसेरे में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और महिलाओं के रहने की भी व्यवस्था के बारे में जाना। मुख्यमंत्री ने बढ़ती ठंड को देखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और कहा कि कोई भी सड़कों पर ना सोए। ठंड के मद्देनजर जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब मजदूरों को कंबल वितरित किए। देश में पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड की चपेट में है। भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बरकरार है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान गिरकर 0.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि पंजाब के अमृतसर में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिल सकती है। पहाड़ी इलाकों समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर जारी है। दिल्ली, वाराणसी, माउंट आबू और श्रीनगर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। वहीं कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। दृश्यता कई जगह सुबह के समय में 50 मीटर से 200 मीटर तक ही रह गई, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द की गयी। हमारी ट्रेन 1 घंटे 40 मिनट लेट आने की वजह से मैं कनेक्टिंग जो मेरी ट्रेन थी जबलपुर के लिए, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। इतनी ज्यादा ठंड है कि आदमी सिर्फ कांप रहा है। ये चाय ऐसी वेरी गुड है जो सहारा बनी हुई है। ये बहुत अधिक इसमें जम्मू कश्मीर जैसे ठंड पड़ती है उसी तरह से हमारे काश्मीर पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में पारा लगातार गिरता जा रहा है। बर्फीली हवाओं की वजह से न्यूनतम पारा लुढ़ककर 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में तो खैर अब इस बार लग रहा काफी है और दिसंबर के महीने में पहले कम होती थी, अब थोड़ी ज्यादा होने लग गई है। प्रिकॉशनरी है कि पहले के मुकाबले पहले 1 जैकेट 2 जैकेट होती थी, अब 3-3 जैकेट पहन के आए। घर से निकल नहीं पा रहे थे, ना निकल तो पा रहे थे पर बहुत ज्यादा ठंड थी। 2-3 कपड़े लेयर पहन के फिर निकल रहे थे। मध्य प्रदेश में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात का पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक उतर आया है। राजस्थान में ठंड अपने चरम पर है। माउंट आबू में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फुटबॉल मैदान में घास के ऊपर हल्की हल्की बर्फ की परत जम गई है। साथ ही झील के किनारे खड़ी नावों की सीटें भी बर्फ से ढक गई हैं। पहली बार ऐसा बर्फ हमने आबू में देखा है। बहुत बढ़िया फीलिंग हो रही है, जैसे हम लोग कश्मीर में घूम रहे हैं। अभी थोड़ी बर्फ की जरूरत थी तो कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहाड़ों में भी दिसंबर के आखिरी महीने में मौसम ने करवट ले ली है। लद्दाख के जोजिला में भी तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुँच गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। द्रास में रात का तापमान -29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लेह में पारा गिरकर 18.3 डिग्री पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में भी ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है। श्रीनगर की डल झील भी जमने लगी है।
उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर की इम्फाल में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इन दिनों प्रवासी परिंदे भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा की लहरों पर स्वच्छंद प्रवास भर रहे हैं। पर्यटन के सीजन और सर्दियों की शुरुआत होते ही रूस और यूरोप की भीषण सर्दियों से बचने के लिए ये पक्षी प्रतिवर्ष कम सर्दी वाले वाराणसी में अक्टूबर में आना शुरू हो जाते हैं। आजकल ये पक्षी गंगा घाट पर लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 80 घाट है और यहाँ पर सुबह बनारस शुरू हो चुका है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये प्रवासी पक्षी जो हर साल आते हैं और इस साल भी आए हैं, लोगों के इतना करीब, और ज्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं इन पक्षियों को चारा डालते हैं। एक अलग ही सुख है सुबह सुबह इस तरह का काम करने का, पक्षियों के इतने करीब आने का। बहुत ही ज्यादा अच्छा सीन है, मतलब एकदम वो कहते हैं ना मंत्रमुग्ध होने वाला, वो वाला सीन था। बहुत ही ज्यादा अच्छा। हाँ, अभी हमें जस्ट खिला, जैसे ही खिला इतने सारे आ गए, इतनी अच्छा, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, फिर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इतना अच्छा लग रहा था। ये रोज आती है, अभी साइबेरिया से आई हुई है माइग्रेशन के लिए, और बहुत सुंदर सीन है ये पूरा। ये बच्चे जिनको ये पता है कि ये पक्षी साइबेरिया से आए हैं, ऐसा भाव ही है काशी का कि जो भी अतिथि आता है उसका किस तरह से स्वागत करते हैं, और स्वागत में भी एक उत्साह होता है, एक अपनापन होता है और हर्ष होता है। ऐसा ही भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन बच्चों के द्वारा और आए हुए इनके माता पिता के द्वारा। 80 घाट से कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। भारत की क्षेत्रीय भाषा की फिल्में अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना रही हैं। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में भारत की क्षेत्रीय भाषा की 2 फिल्मों को शामिल किया गया है। ये 2 फिल्में हैं सुधा कुंगारा निर्देशित सुरारी पोत्रु और बेत्री मारन निर्देशित आसुरन। भारतीय फिल्मों का डंका लगातार राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बज रहा है। राष्ट्रीय फिल्मों में भी देश की अलग अलग भाषाओं में बनी क्षेत्रीय फिल्में अब 7 समंदर पार जाकर अपना लोहा मनवा रही हैं। ताजा मामला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का है। इस पुरस्कार में भारत की क्षेत्रीय भाषा की 2 फिल्मों को भी शामिल किया गया है, जो ये दिखाता है कि भारत की क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में भी विदेशी भाषा की फिल्मों के साथ मुकाबला करने की क्षमता और दक्षता है। ये 2 फिल्में हैं सुधा कोंगारा निर्देशित सुरारी पोत्रु और वेत्री मारन निर्देशित असुरन। इन दोनों फिल्मों को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के तहत चुना गया है, जिसे वहां प्रदर्शित की जाएगी। वहीं शनिवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के इंडियन पैनोरमा खंड में दिखाई जाने वाली 20 गैर फीचर और 23 फीचर फिल्मों की घोषणा की थी। इस फेस्टिवल में तुषार हीरानंदानी की सांड की आंख को अपनी ओपनिंग फिल्म के रूप में चुना गया है। इंडियन पैनोरमा खंड में शामिल किए गए फिल्मों के निर्देशकों ने उनकी फिल्मों के शामिल होने पर खुशी का इजहार किया है। हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि हमारा जो पिक्चर है, जो फिल्म है हमारी, ये सिलेक्ट हुई है इंडियन पैनोरमा के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। जब हमारी फिल्म प्रवास को IFFI 2020 के लिए ऑफिशियल सिलेक्शन का पता चला तो हर्ष होना स्वाभाविक था, और मैं इसी उपलक्ष्य में माननीय जजेस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रवास को सराहा और उसे ऑफिशियल सिलेक्शन में स्थान दिया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत जापान संवाद को किया संबोधित। कहा, इस मंच ने युवाओं के बीच भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए किया बड़ा काम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जनवरी के किसी भी सप्ताह में शुरू किया जा सकता है कोविड टीकाकरण। बुरा दौर बीता, लेकिन सतर्कता अभी भी है जरूरी। नए कृषि कानूनों को लेकर दूर हो रहा है किसानों का भ्रम। कल कई किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष ने फैलाया कृषि कानूनों को लेकर भ्रम।
और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण, लिया सुविधाओं का जायजा, अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।